नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो देश में जोर शोर से छाया हुआ है, क्या भारत रातों रात पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक सकता है? दोस्तों, 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, इस फैसले को भारत की ओर से पाकिस्तान की तरफ बड़ा कदम बताया जा रहा है और पानी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि क्या पानी रोकना इतना आसान है? आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या भारत सचमुच रातों रात ऐसा कर सकता है? दोस्तों, पहले बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का बंटवारा हुआ। रावी, सतलुज और ब्यास, इन पूर्वी नदियों पर भारत का पूरा अधिकार है। भारत इनका सारा पानी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का ज्यादा नियंत्रण है। लेकिन दोस्तों, भारत इनका कुछ उपयोग कर सकता है, जैसे बिजली बनाने, खेती या फिर परिवहन के लिए। समझौते के मुताबिक भारत को 33 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी 80% पानी पाकिस्तान को और सिर्फ 20% भारत को। यह असमान बंटवारा भारत में हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है, खासकर जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती है। मगर दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर पानी रोकने की पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या भारत वाकई रातों रात ऐसा कर सकता है? दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। भारत ने हाल ही में रावी नदी का पानी रोककर एक मिसाल कायम की है, लेकिन पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोकना एक बड़ी चुनौती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये भी बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, पहले बात पूर्वी नदियों की समझते हैं। रावी, सतलुज और ब्यास, इन पर भारत का पूरा हक है और भारत ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1 मार्च 2025 को पंजाब के शाहपुर कांडी बैराज ने रावी नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दिया। इस बैराज का काम 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच झगड़ों की वजह से ये 45 साल तक अटका रहा। अब ये बैराज 1150 क्यूसेक पानी को जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में खेती के लिए मोड़ रहा है, जो पहले पाकिस्तान जाता था। इसके अलावा भाखड़ा डैम सतलुज पर, पोंग और पांडव डैम ब्यास पर और रणजीत सागर डैम रावी पर बनाकर भारत ने इन नदियों के 95% पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रावी से बचा हुआ 2 मिलियन एकड़ फीट पानी भी अब शाहपुर कांडी ने रोक लिया है। दोस्तों, दरअसल इस प्रक्रिया में होता क्या है? सबसे पहले बांध या बैराज बनाए जाते हैं, जो पानी को रोकते हैं या फिर दूसरी दिशा में भेज देते हैं। फिर नहरों के जरिए ये पानी भारतीय राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर में खेती और दूसरी जरूरतों के लिए पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 5 से 10 साल और कभी-कभी उससे भी ज्यादा का समय और कई हजारों करोड़ रुपए चाहिए। शाहपुर कांडी इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें 45 साल लग गए। अगर बांध पहले से बने हैं, जैसे भाखड़ा या रंजीत सागर, तो पानी को जल्दी मोड़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह रातों रात रोकना तब भी मुमकिन नहीं, जब तक सारी व्यवस्था तैयार न हो। अब पश्चिमी नदियों पर आते हैं। सिंधु, झेलम और चेनाब में क्या स्थिति है? दोस्तों, इनका पानी रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत को इनका सीमित इस्तेमाल करने की ही इजाजत है और पानी का बहाव पाकिस्तान तक पहुंचना जरूरी है। हालांकि बीते दिन ये रद्द कर दिया गया, लेकिन अभी इस पर भी आएंगे। दोस्तों, भारत क्या कर सकता है? पहला, बिजली बनाने वाले बांध का इस्तेमाल। दोस्तों, ये ऐसे बांध हैं जो पानी को बिना रोके बिजली पैदा करते हैं। किशनगंगा और रतलय जैसी परियोजनाएं इसका उदाहरण है। ये परियोजनाएं भारत को फायदा देती हैं, लेकिन पानी का प्रवाह कम नहीं करती। दूसरा, थोड़ा सा भंडारण। समझौता भारत को इन नदियों पर कुछ पानी जमा करने की इजाजत देता है, लेकिन दोस्तों, इन नदियों का बहाव इतना ज्यादा है कि 117 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि इसे रोकने के लिए भारत को 30 टिहरी बांध जैसे बड़े जलाशय चाहिए, जो अभी फिलहाल असल में मुमकिन है नहीं। तीसरा, पानी को दूसरी दिशा में भेजना, यानी भारत इन नदियों के पानी को नहरों के जरिए भारतीय राज्यों में मोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ा ढांचा और वैश्विक सहमति चाहिए। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है दोस्तों? पहले, नदियों के बहाव, जमीन और बांध बनाने की जगह का अध्ययन किया जाता है। फिर परियोजना का नक्शा बनता है, जिसमें पर्यावरण पर असर का जायजा भी लिया जाता है।
इसके बाद शुरू होता है निर्माण, जो कि 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का भी समय ले सकता है। और दोस्तों, अगर पाकिस्तान इन परियोजनाओं पर सवाल उठाता है तो मामला विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी जा सकता है। यानी पश्चिमी नदियों का पानी रातों रात रोकना तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं है। अब बात कानूनी और सियासी पक्ष की भी समझ लीजिए। दोस्तों, सिंधु जल समझौता ऐसा है कि भारत या पाकिस्तान इसे अकेले रद्द नहीं कर सकते, लेकिन 23 अप्रैल 2025 को भारत ने इसे रद्द करने की घोषणा की। इसके लिए 90 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, और अगर पाकिस्तान इसे चुनौती देता है तो मामला विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगा। पानी रोकने का फैसला भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एक समझौते को तोड़ने जैसा माना जाएगा। इस प्रक्रिया में नोटिस देने से लेकर अदालत तक 6 महीने से कई साल लग सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर भारत पानी रोकने में कामयाब हो जाए तो वाकई पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान होगा, ये तो तय है, क्योंकि उसकी खेती खासकर पंजाब और सिंध में पानी पर ही टिकी हुई है। पानी रुकने से फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पश्चिमी नदियों का पानी रोकना ही उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब दोस्तों, भारत के पास क्या रास्ते हैं? पहला, पूर्वी नदियों का पूरा इस्तेमाल। शाहपुर कांडी जैसे और बैराज बनाकर भारत अपने हिस्से का पानी पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। दूसरा, पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजनाएं बढ़ाना। और तीसरा, इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाओं को और बड़ा करना। और चौथा है पानी रोकने की धमकी को पाकिस्तान पर सियासी दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन सच तो यह है कि इस रास्ते में कई रुकावटें हैं। तकनीकी तौर पर पश्चिमी नदियों के बड़े बहाव को रोकने के लिए भारत के पास पर्याप्त बांध या फिर जलाशय नहीं है। कानूनी तौर पर समझौता तोड़ने से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फंस सकता है। वहीं पर्यावरण के लिहाज से भी बड़े बांध और पानी मोड़ने से हिमालय के ग्लेशियर्स और नदियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। तकनीकी जानकारों का कहना है कि पानी रोकना रातों रात मुमकिन नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा ढांचा चाहिए। वहीं दोस्तों, सियासी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह फैसला देश में तो समर्थन जरूर पा सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर विवाद बढ़ाएगा। वहीं पर्यावरण के जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े बांध हिमालय और नदियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते फिर वही सवाल, क्या वाकई भारत रातों रात पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? तो इसका तो सच ये है कि पूर्वी नदियां यानी रावी, सतलुज, ब्यास का पानी रोकना मुमकिन है, जैसा शाहपुर कांडी बैराज ने दिखा दिया। लेकिन पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी रोकना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल है। इसके लिए सालों की योजना, हजारों करोड़ रुपए और एक बड़े ढांचे की जरूरत है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने समझौता रद्द करने की घोषणा की, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पानी तुरंत रुक जाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बांध बनाना, नहरें बढ़ाना और वैश्विक बातचीत शामिल है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को इससे भारी नुकसान होगा, लेकिन भारत को भी इसके पर्यावरण और सियासी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? शायद हमें इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत को पानी रोकने की इस रणनीति को और तेज करना चाहिए या सियासी बातचीत के जरिए पर चलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।